स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सूरज सर में। बड़ा मजा आ रहा है आपको फिर से शाम को 6 बजे देख के यहाँ पे जिस एनर्जी के साथ, जिस लगन के साथ आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो। जितना आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, उतना ही मजा मुझे भी आ रहा है आपको पढ़ाने में। रोज 6 बजे इसी मोटिवेशन के साथ आता हूँ कि बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं और वो पढ़ा रहे। देखिए व्यूज तो कम ज्यादा आते रहेंगे, लेकिन जो प्यार मिल रहा है ना वो प्राइसलेस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चीजों को आगे लेके चलेंगे। अरे हाँ, सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा, सारे सिलेबस अच्छे से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। बहुत सारे बच्चे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री बोल रहे हैं, धीरे धीरे करके लेके आएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग अपना सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं। तो हम लोग उस दिन बात किए थे सर, किसकी बात किए थे? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दी एंड किया था एंड यूरोपियन यूनियन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, यूरोपियन यूनियन क्या होता है? सर यूरोपियन यूनियन क्या होता है? ठीक है सर, यूरोपियन यूनियन वो चीज है जहां पे सर यूरोपियन यूनियन के अंदर हम लोग ने एक चीज देख रहे हैं, यूरोप। सर क्या ये यूरोप से रिलेटेड है? हाँ सर, यूरोप की जो कंट्रीज थी इन सबको ये लग रहा था, क्योंकि कोल्ड वॉर, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डायरेक्ट कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया अमेरिका और यूएसएसआर में। अब ये दोनों को लेके दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इन सब में चक्कर में यूरोप में भी बहुत सारी इनस्टेबिलिटीज आ रही थी, कौन किसको सपोर्ट करे, कौन किसको सपोर्ट करे, कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। तो इनको लेके यूरोप को ये लगा कि हम सबको भी एक साथ आना चाहिए, और ये लोग एक साथ आके इन्होंने क्या किया, एक यूरोपियन यूनियन बनाया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, और ये सब एक साथ आके ये लोगों ने अपना क्या बनाना शुरू किया, इंस्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी आ रही थी जिसकी वजह से ये लोगों ने क्या बनाया, अपना यूरोपियन कंट्रीज ने केम टुगेदर, और इन्होंने सोचा कि हम लोग अपने क्या बनाएंगे, यूरोपियन यूनियन। क्यों ना हम लोग एक साथ आके अपनी चीजों के ऊपर ध्यान दें एंड अपनी जो फायदे वाली चीजें, क्योंकि यूरोप बहुत डेवलप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज सब डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो ये लोग आपस में ट्रेड करेंगे तो इनका फायदा होगा। इसीलिए ये लोग ने इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस हटाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस हटाने के लिए ये लोग ने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का गठन किया, बनाया, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया। और ये कब बना? फॉर 1951 से 1957। ठीक है, तो ये बना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना 1951 के अंदर, एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी कब? 1957 के अंदर। ठीक है, बाद में क्या हुआ सर? लेटर सर अब क्या हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होने लगे। ठीक है, एंड यूरोपियन कम्युनिटी रिफर्स टू एज यूरोपियन कम्युनिटी। यूरोपियन यूनियन बनने से पहले ये यूरोपियन कम्युनिटी बना। ठीक है, ये क्या बन गया? यूरोपियन कम्युनिटी बना। बट 1973 के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ और इससे यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? यूरोपियन पार्लियामेंट। कब साइन हुआ? 1973 के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट बने, इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, और वो बन गया। ठीक है, द प्रोसेस वाज क्रिएटिंग सिंगल मार्केट फॉर द यूरोपियन यूनियन। ये क्या बोले थे, हम सब लोग जब इतने डेवलप्ड कंट्री हैं तो हम सबको आपस में ट्रेड करने के लिए, है ना, एक सिंगल मार्केट ही क्यों ना बना दे कि सारे देश आपस में एक जगह आएंगे और यहाँ पे सब लोग आसानी से अपना ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1980s के अंदर कंप्लीट किया गया 1993। तो ये लोग ने यूरोपियन यूनियन बना के इसे 1980s के अंदर और 1993 के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। 1993 के अंदर आपका यूरोपियन यूनियन बनके तैयार हो गया था। ठीक है, द maastricht ट्रीटी वाज साइन ऑन 7 फरवरी 1992। 1992 के अंदर ये maastricht जो ट्रीटी है ये साइन हुआ एंड यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया था। समझ में आ गया? क्लियर? समझे? तो ये बात रखी गई थी यूरोपियन यूनियन बनाने की, और यूरोपियन यूनियन maastricht ट्रीटी के बाद बना, याद रखना, 1992 के अंदर, और बना अपना EU यूरोपियन यूनियन। ठीक है, समझ में आ गया? और अब देखो ये ट्रेड, ये लोग यूरोपियन यूनियन इतने पे नहीं रुके। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, कोऑपरेशन which now includes internal affair, judicial, ये देखो ये वो सारे कंट्रीज हैं जो EU के मेंबर्स बने, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बने, ये वो कंट्रीज है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये सारे कंट्रीज है, EU मेंबर्स इन द यूरोजोन, EU मेंबर्स नॉट इन द यूरोजोन। तो इसके अंदर जो हल्के में दिख रहा है, ठीक है, ये EU के यूरोजोन के मेंबर्स है। यूरोजोन क्या होता है सर? यूरोजोन ऐसा जगह है जहाँ पे यूरोस चलते हैं। ठीक है, यूरोस चलते हैं और वहाँ पे शेंजेन वीजा काम करता है। शेंजेन वीजा आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो शेंजेन वीजा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ,
ये सब है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ उसके मेंबर हैं, कुछ उसके मेंबर नहीं है। देखो ना, यूरोजोन और नॉन यूरोजोन। अब यूरोस जहां चलता है, अब देखो इधर, द क्रिएशन ऑफ द शेंजन एरिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ईयू। द शेंजन एग्रीमेंट कवर द एबॉलिशमेंट ऑफ द इंटरनल बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज। अब जो लोग, याद रखना, हमें जब भी किसी देश में जाना होता है तो हमें उस देश से नॉक करके उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और वो परमिशन के तौर पे हमें क्या देता है, वीजा देता है। वीजा उस देश का ये इंश्योर करता है कि हाँ तुम उस देश में आ सकते हो, ठीक है। एंड हम लोग अपने देश का पासपोर्ट लेके जाते हैं, तो हमारे देश का पासपोर्ट होता है, सामने वाले देश में जिसमें हम जाते हैं वो हमें वीजा देता है, वो एक एंट्री पास होता है जिसकी वजह से हम लोग उस देश में जा सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 से 28 देश हैं। अब ये सारे 28 देश मिलके ये लोग क्या करने लगे थे तभी कि हम लोग आपस के बॉर्डर ही हटा देते हैं। बॉर्डर अगर हटा देंगे हम लोग तो लोग एक वीजा ले ले और पूरे देश में घूमे, कहीं भी बॉर्डर लेस बना देंगे हम लोग। तो उसका नाम था शेंजेन वीजा, उसका नाम दे दिया गया शेंजेन वीजा। शेंजेन वीजा की वजह से क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंटली, अगर वीजा मिल गया आपको, पूरे यूरोप का टूर कर सकते हो आप। लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी नहीं मिलता ये चीज, ठीक है। और ऐसे देशों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है जहाँ पे इनके प्रॉब्लम क्रिएट होते हो, ठीक है, तो वैसे देश को नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर क्या होने लग गया, 1985 में इसको साइन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1985 में इसको साइन कर दिया गया। अब एग्रीमेंट साइन हुआ यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, है ना, ये लोग ने इन सेंजेस। अब देखो शेंजेन वीजा क्यों है, क्योंकि जहां इसको साइन किया गया था उसका नाम है शेंजेन, ठीक है, शेंजेन करके था नाम, इसीलिए वहां पे वो साइन किया, उसके लिए उसका शेंजेन वीजा बोला गया, ठीक है। अब शेंजेन वीजा, अब ध्यान दो, शेंजेन वीजा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वीजा फॉर यूरोप, मैंने बता दिया। द शेंजेन वीजा इज इन एन एरिया अब देखो क्या होता है ना, शेंजेन वीजा ये जो बनाया गया है ना, शेंजेन वीजा लाया जो गया था, ये शेंजेन वीजा इसे लाया गया ताकि बॉर्डरलेस ट्रेड हो सके, लोग आसानी से एक जगह दूसरी जगह जा सके, कोई भी काम करना है तो तुम आसानी से कर सको, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और ये लोग ने अपनी खुद की करेंसी भी बना दी, इसका नाम था यूरोस। क्या नाम था इसका, यूरोस। यूरोस देखो, यूरोप, यूरोस, यूरोपियन यूनियन, सब यूरो 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 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब सर यूरोस जो था पूरे यूरोप में चलने वाला था। सर क्या यूके में चलता, हाँ चलता सर। क्या फ्रांस में चलता, हाँ चलता। जर्मनी चलता, हाँ चलता। यहाँ पे यूरोस ही चलते हैं, ठीक है। तो यूरोस ला दिया गया, और यूरोस जहां चलते थे उन्हीं जगह को बोला गया ईयू मेंबर, यूरोजोन। जहां पे यूरोजोन, यूरोप में जो लोग ईयू के मेंबर थे तो वहां पे यूरोजोन यूरोस चल रहे थे, उसको यूरोजोन एरिया बोलते थे। जहां पे नहीं चल रहे थे यूरोस, उसको नॉन मेंबर ऑफ यूरोजोन ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो ये सब यूरोजोन के मेंबर्स नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द यूरोस। द यूरोस क्या है, यूरोस लॉन्च किया वर्ल्ड में मनी मार्केट में 1999 के अंदर। 1999 के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया, और इंस्टॉल करने के बाद लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। किसने इसका साथ नहीं दिया यूरोस का, तो वो था यूके, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। लेकिन आज वहां चलता है यूरोस, ठीक है। बाद में समय के साथ हालात बदलते हैं, ठीक है। द ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक रीजन दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्रीज हैव फुली इनकॉर्पोरेटेड एंड यूरोस एंड देयर नेशनल करेंसी इज नोन एज द यूरोजोन। अब यूरोप को सब लोग ने, जितने भी देश थे वहां पे, सब लोग ने अपना यूरोप को क्या बना दिया, नेशनल करेंसी बना दिया। एक पूरे ग्रुप का जो एक करेंसी हुआ करता था, अब वो सारे देश का करेंसी हो गया। शेंजेन वीजा से बॉर्डर हट गए, सारे बॉर्डर लेस हो गए, एंड सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। उन्हें कोई भी देश का वीजा नहीं मांगता है। अगर वो एक बार कहीं ब्रिटेन में, मतलब अभी तो ब्रिटेन उसका पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है। 2020 के अंदर ब्रेक्सिट नाम से एक चीज आया था, ब्रिटेन एग्जिट, कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। वो भी चीज हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक देश में अगर आप चले गए तो पूरे 27 देश के अंदर आप घूम सकते हो, इतना पावर था शेंजेन वीजा में। Without internal borders in this area, national and European can non-national including business people आराम से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। मैंने आपको पहले से ही बता दिया वो चीज़, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। शेंजेन एरिया, कौन कौन से देश है जो ये शेंजेन वीजा को मेंबर है, शेंजेन एंड ईयू मेंबर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अलग मेंबर है, शेंजेन वीजा के अलग मेंबर है। कुछ लोगों ने से हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। ईयू मेंबर बट नॉट अ शेंजेन वीजा, मेंबर ऑफ शेंजेन बट नॉट, ये कलर से आप पहचान सकते हो कौन इसमें ईयू का मेंबर भी है और शेंजेन वीजा भी इसके पास है, कौन इसमें ईयू का मेंबर है बट शेंजेन वीजा का मेंबर नहीं है, और मेंबर ऑफ, बस कुछ ऐसे हैं जो शेंजेन वीजा की पावर मेंबर है लेकिन ईयू के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आप उसके हिसाब से देख सकते हो। ये पूरा यूरोप का ही मैप बार बार दिखाया जाएगा, उसी के अंदर कुछ हाँ बोले थे, कुछ ना बोले थे, उसी तरीके से चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर लेस हो जाएगा। इसमें 28 कंट्रीज, मैंने आपको बताया था ना, 28 कंट्रीज इसके अंदर इसके पार्ट हुआ करते थे, ठीक है।
28 कंट्री यूरोपियन यूनियन में थे, ठीक है, और 22 आउट ऑफ 28 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन पार्ट ऑफ द शेंजेन वीजा, मतलब 28 में से कितने 22, अभी तो एक निकल गया, ब्रेक्सिट हो गया तो 27 ही है, ठीक है। शेंजेन वीजा मैंने आपको बता दिया बॉर्डरलेस बनाता है, कोई भी कंट्री उसके अंदर जो उसका मेंबर है शेंजेन वीजा का, शेंजेन जोन का जो मेंबर रहेंगे वो शेंजेन वीजा उनको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड वो पूरे जितने भी कंट्रीज है शेंजेन वीजा के अंडर में आते हैं वो सब उसके पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है, ऐसा कुछ होता है, जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। और ब्रिटेन का एग्जिट होने का मेन मकसद ही यही था कि लोग बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ वहाँ घूमने लग जा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से सब डंप हो जा रहे थे, एक जगह पे आ जा रहे थे, बहुत ज़्यादा जगह, कोई रेगुलरिटी नहीं थी। और इसके अंदर कुछ तो ऐसा था कि यूरोपियन यूनियन का जो फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा था, जो ब्रिटेन को सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो एग्जिट हो गया, लोगों का क्राउड इतना आने लग गया इसलिए वो एग्जिट हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें बताऊँ आपको, तो इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए इसके अंदर हाउ डज यूरोपियन यूनियन वर्क, यूरोपियन यूनियन काम कैसे करता है, अब इसको देखेंगे हम लोग कैसे वो काम करता है। तो यूरोपियन यूनियन काम करता है टुगेदर मिलके, इसने अपना यूरोपियन यूनियन कमीशन बना के रखा है, यूरोपियन पार्लियामेंट बना के रखा है, यूरोपियन काउंसिल बना के रखा है और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बना के रखा है, चार चीजें बना के रखा है। यूरोपियन पार्लियामेंट बना के रखा है, यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बना के रखा है, ठीक है, मतलब ये चीजें ये लोग बना के रखे ताकि, और यूरोपियन कमीशन, ठीक है, तो यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, मतलब अपने देश का पार्लियामेंट तो होगा ही होगा, पूरे यूरोप का मिला के एक और पार्लियामेंट होगा, ये चीजें हैं, ठीक है। सर यूरोपियन कमीशन में क्या होता है, सर यूरोपियन कमीशन में क्या होता है, यूरोपियन कमीशन के अंदर इसमें एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे। The commission is the executive bureaucrats arm of the EU. It is mainly responsible for drawing up the proposal for European legislation. ये क्या करता है, यूरोपियन कमीशन क्या करता है, यूरोपियन लेजिस्लेशन, यूरोपियन यूनियन के लिए लॉ बनाता है, ठीक है, उसको लागू करता है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करता है, पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट को रेगुलेट करता है, उसमें कैसे क्या काम होना चाहिए, एंड काउंसिल ऑफ द EU, ये सारी चीजों के लिए वो काम करता है। कौन, यूरोपियन कमीशन क्या करता है, कमीशन लॉ बनाता है एंड उसको इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, मतलब लागू करने का काम, लॉ बन गया तो लागू करो उसको डिसीजन मेकिंग में, और पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के लिए काम करता है, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट किसके लिए काम करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट करता है कंपोज, इसके अंदर और कौन आते हैं, 751 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, मतलब इसके पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग बैठेंगे, 751, कितने बैठेंगे 751। अभी देश के पार्लियामेंट में कितने लोग बैठते हैं, सर लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स होते हैं, तो 543 मेंबर पूरे भारत से निकल के आते हैं ना, जो एमपीस होते हैं वो लोकसभा में आके बैठते हैं। वैसे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर 751 कितने 751 मेंबर्स आके बैठते हैं, ठीक है, और वो कहाँ है, यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर 751 मेंबर्स है, और ये हर 5 साल पे चेंज होते हैं, इलेक्ट किया जाता है इन्हें, हर 5 साल पे क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। इट इज अ बॉडी एंट्रस्टेड विद लेजिस्लेटिव, सुपरवाइजरी एंड बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पास क्या है, इसके पास भी लॉ बनाने का अधिकार है, सुपरवाइजरी चीजों के ऊपर निगरानी रखने का, सुपरवाइज करने का, और बजट, यूरोपियन यूनियन का जो बजट आने वाला है वो बजट कैसा होगा, क्या होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी यूरोपियन पार्लियामेंट की है। हमारे यहाँ पे भी तो इंडियन पार्लियामेंट में भी तो यही होता, बजट वहीं पे पेश किया जाता है ना, तो यहाँ पे भी बजट यहीं पे पेश होता है, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल देख लेंगे हम लोग। यूरोपियन काउंसिल क्या होता है, सर क्या बोला था, यूरोप द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईच मेंबर स्टेट। अब क्या बोला है, सर यूरोपियन यूनियन तो 27-28 देश का मिलके था, तभी 28 देश का मिलके था। अब 28 देश के अंदर उन सबके अपने अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होंगे कि नहीं होंगे, उन लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है, और वो उसके मेंबर बनते थे। तो यूरोपियन काउंसिल के मेंबर कौन है, कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईच मेंबर स्टेट accompanied by their foreign minister, साथ में उनके साथ और कौन आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर, उनके देश के अपने अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे ही, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनके साथ साथ कौन आएंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री आएंगे, एंड फुल टाइम प्रेसिडेंट होगा यहाँ का, यूरोपियन काउंसिल का एक अपना खुद का फुल टाइम प्रेसिडेंट होगा। अपने अपने देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो है ही है सबका, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो कि इतनी बड़ी बॉडी बनाई गई है उसका अपना एक प्रेसिडेंट होगा, अपना पार्लियामेंट बना लिया, अपना कमिश्नर बना लिया, अपना काउंसिल बना लिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो इनका अपना खुद का क्या होगा, प्रेसिडेंट भी होगा। द यूरोपियन काउंसिल मेट 4 times इन अ ईयर, साल में 4 बार मिलेंगे, कितने बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फॉर द EU, मतलब EU के लिए और क्या बेहतर हो सकता है, क्या चीजें और करेंगे तो अच्छा हो सकता है, नया क्या लेके आना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। कहाँ पे, जो साल में 4 बार मिलेंगे ना, तब समझ में आ गया।
अब आएंगे हम लोग लास्ट इसके ऊपर, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब इसमें न्याय देने का बात होगा सर। कभी कभी किसी देश में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है आपस में ही, ठीक है, तो उन सबका सॉल्व करने के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरप्रेट द एडजुडिकेट्स ऑन ईयू लॉज एंड ट्रीटीज एज ईयू लॉज हैज प्रीमेसी ओवर द नेशनल लॉज एंड ईयू मेंबर स्टेट्स। क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये लॉ बनाएगा, ठीक है, ये अपने यहाँ पे लॉ कानून व्यवस्था लेके आएगा और ये सारे जो भी ईयू मेंबर्स होंगे, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर, उन सबके ऊपर लागू होगा और ये उनके यहाँ की लॉ से भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? ये उनके यहाँ के लॉ से भी बड़ा होगा, ये बोल रहा है क्या, ईयू, ठीक है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बात बोल रहा है। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर सर और क्या बात किया गया, डिस्कशन ऑन द केस ऑफ ब्रेक्सिट। मैंने नाम बताया था आपको, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट इज ब्रेक्सिट। क्या नाम है इसका? ब्रिटेन एग्जिट इज ब्रेक्सिट। ब्रिटेन एग्जिट इज ब्रेक्सिट, ठीक है। ब्रिटेन एग्जिट क्यों हो गया? ब्रिटेन ही वही है, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया? रेफरेंडम किया, अपने यहाँ पे लोगों को बुला के एक इलेक्शन करवाया कि हमें क्या यूरोपियन यूनियन का वो पार्ट होना चाहिए कि नहीं। तो सब लोग ने बोला कि हमें इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, मेंबरशिप ईयू का हटा दो, हमें नहीं पार्ट होना है इसका, ठीक है। एंड मिडनाइट, रात की रात, ठीक है, अंधेरी रात में ही, ठीक है, रात में ही ये लोग ने 31 जनवरी की रात को ही ये लोग ने ब्रिटेन एग्जिट कर लिया, ठीक है, यूयू से अपने आप को निकाल लिया, ब्रिटेन वहां से एग्जिट हो गया। क्यों किया इसने? नेशनलिज्म के लिए, है ना, assertion and Britain's sense of nationalism. This show the concept state very much relevant and discussed in the class in the context of based on the following question. Why मतलब ये आपको जस्ट ये बोलना चाहता है कि क्यों किया, मैंने आपको बता दिया था ब्रिटेन एग्जिट क्यों किया, है ना। ज़्यादा लोग अंदर आ जा रहे थे, ठीक है, इनकी अपनी खुद की सॉवरेनिटी के ऊपर चैलेंज आ जा रहे थे, कुछ ईयू के फाइनेंशियल दबाव आ जा रहे थे, इनके ऊपर एलिगेशंस आ जा रहे थे, ठीक है, तो ये उनको झेल नहीं पा रहे, इस वजह से इन्होंने बोला हम ब्रिटेन में नहीं, हम ईयू में नहीं रहेंगे, हम ब्रिटेन से एग्जिट कर लेंगे। समझ में आ गया? हम क्या कर लेंगे? ब्रिटेन से एग्जिट कर लेंगे। और ये देखो ये था ईयू यहाँ पे, ब्रिटेन एग्जिट यहाँ पे, तो ईयू से यूरोपियन यूनियन से निकल गया कौन? ब्रिटेन एग्जिट। आई होप कि आपको यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने यूरोपियन यूनियन में कमीशन भी देख लिया, ठीक है, उसके पार्लियामेंट भी देख लिए, उसके काउंसिल्स भी देख लिए, उसके बाद इसके अपने खुद के कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है यूरोपियन के, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सार्क। सर सार्क क्या है? क्योंकि ये जो हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़े हैं, ये ज्योग्राफिकल के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़े हैं ना, कि इनकी भी अपनी एक जमीन थी, वो जमीन पे इनको अपना इंटरेस्ट दिख रहा था, इसीलिए लोग ने अपना यूरोपियन यूनियन बनाया ताकि हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, तो इससे हमारा फायदा होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा एंड हमारा पावर बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब साउथ एशिया में जो कंट्रीज थे, ठीक है, इंडिया हुआ, नेपाल हुआ, ये सारे कंट्रीज थे साउथ एशिया में पढ़ने वाले, इनको भी लगा था कि भाई हमें भी अपना बनाना चाहिए, तो इन्होंने भी अपना बना लिया। इसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। 1985 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो 1985 में ये फॉर्म हुआ था, जैसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, ढाका के अंदर। इसके 7 मेंबर्स हैं, कौन? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। ये 5 लोग हैं, क्योंकि ये साउथ एशिया में आते हैं इसलिए 7 लोग हैं इसके अंदर, इसके मेंबर्स है। 2007 के अंदर अफगानिस्तान को इसमें ऐड किया गया, जो इसका 8वां मेंबर निकल के आया। 2007 के अंदर अफगानिस्तान को इसको ऐड किया गया, जिससे 8 मेंबर इसके बन के आए, ठीक है। उसके बाद चाइना आया, यूएसए आया, ईयू आया एंड 9 अदर नेशंस हैज बीन कन्फर्म्ड विद द ऑब्जर्वर स्टेटस। अब देखो इन सब लोगों को इनका, अब देखो चाइना आया, यूएसए और ईयू, ये लोग ने भी ये बोला कि हाँ हम लोग भी इसके अंदर आना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ने इसको आने से मना किया। हमने बोला हाँ तुम ऑब्जर्वर हो सकते हो, हम लोग जो भी काम करें तो उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये लोग देखने के लिए आए थे, समझ में, तो इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, किसको? चाइना, यूएसए और ईयू को ये ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसके टोटल 8 मेंबर थे। आखिरी वाला कौन था? अफगानिस्तान। पहले कितने थे? 7। कहाँ था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मीटिंग कहाँ हुई थी? ढाका के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर है? और इसका सार्क का जो बता देता हूँ, सार्क का जो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है इसका काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर है।
वही है, देख रहे हो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। बाद में उसी साल को लोगों ने किस नाम से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन था ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बाद में इसको अपडेट करके लोगों ने क्या बना दिया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग साफ्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 1993 के अंदर आया और उसके बाद 2006 के अंदर इसे सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया, वॉज एक्टिवेटेड थ्रू साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, मतलब इन्होंने इसको और अपडेट किया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से बनाया कि हाँ, इसमें जितने भी मेंबर्स रहेंगे ये लोग आपस में अच्छे से ट्रेड कर सके, इसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इन्होंने साउथ एशियन एसोसिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम लोग साफ्टा के नाम से जानते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये साफ्टा था, ये साफ्टा है। ठीक है, एंड बाद में विच रिप्लेस द अर्लियर रेजिम ऑफ साफ्टा, तो साफ्टा आ गया हमारा, समझ में आ गया, समझा। तो सार्क के बारे में आपको इतना जानना है। आगे हम लोग देखेंगे बिम्स्टेक। क्या देखेंगे, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या नाम है इसका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम लोग बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। इट इज रीजनल कोऑर्डिनेशन, फाउंड हुआ था 1997 में। कब फाउंड हुआ था, 1997 में। इट कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, लाइंग इन लिटरल एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये क्या बोल रहे हैं कि बिम्स्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल को मद्देनजर रखते हुए वहां पे मल्टी सेक्टरल जो काम डेवलपमेंट कर सकते हैं उस चीज के लिए बनाया गया था। एंड ये मेन बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू वाले कंट्रीज को उठा के बनाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, बे ऑफ बंगाल का नाम आए और इंडिया ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसमें क्या था, बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू लोग। अब इसमें क्या था, दिया 5 फ्रॉम साउथ एशिया, जिसमें 5 साउथ एशिया से थे, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका आ गए। एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो इसमें नाम आ जाएगा म्यांमार और थाईलैंड। समझ में आ गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितने मेंबर्स बोले थे, 7 ही मेंबर्स बोले थे ना, 7 मेंबर स्टेट्स। तो 7 मेंबर स्टेट्स बोले गए थे। तो उसके अंदर 5 साउथ एशिया से थे और किसे साउथ ईस्ट एशिया से थे, मतलब और साइड से थे। ठीक है, बिम्स्टेक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉर मेनली एम फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो हर जगह ये वर्ड आपको देखने मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट करना है ना, ट्रेड को प्रमोट करना, कोलैबोरेट करना, ताकि टैरिफ और कुछ ये सारी चीजें ना लगे। सबका अपना कॉमन इंटरेस्ट होगा कि तुम भी हमसे माल खरीदो, हम भी तुमसे माल खरीदो। हम आपस में क्या करते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है, हाल फिलहाल में ये अभी भी बहुत ज्यादा चर्चे में था, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स इसके नाम से जाना जाता है, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लास्ट में जो जुड़ा था उसका नाम था साउथ अफ्रीका। क्लियर है, ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज क्रिएट इन 2009 के अंदर इसे बनाया गया था। और ये बहुत ज्यादा, ये क्योंकि सोचो इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, एंड वन ऑफ द ग्रोइंग नेशन में ब्राजील भी आता है, वो भी है, साउथ अफ्रीका भी है। मतलब इन सबको अगर उठाया जाए और इनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ये लेके चल रही ब्रिक्स, यानी इनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी खासी तगड़ी है। मतलब किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा क्या दे सकते हैं, बीट कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोई अच्छी फाइट दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबको बनाया। साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया लास्ट में 2010 में, मैंने जैसे कि बताया। ब्रिक्स मेंबर आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एंड न्यूली इंडस्ट्रियल कंट्रीज, दे हैव लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी और ये बहुत बड़ी है। ठीक है, इन्फ्लुएंस रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट अफेयर्स, ऑल ऑफ देम आर मेंबर ऑफ G20। ये सारे मेंबर G20 क्या होता है सर? G20 वो कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 20 नेशन। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप ऑफ 20 नेशन। मतलब दुनिया की 20 सबसे पावरफुल कंट्री अगर कोई है तो वो G20 है। और G20 के अंदर इंडिया भी आता है और ब्रिक्स के अंदर जितने भी कंट्री है सब उसकी पार्ट है। तो G20 में सारे लोग आते हैं। सर G20 के साथ G7 भी है और G8 भी है।
हाँ सर, पहले G8 हुआ करता था। तो G8 क्या था? G8 में सारे दुनिया के और टॉप कंट्रीज थी, जिसमें G8 था उसमें इंडिया नहीं आता है। तो G8 में टॉप कंट्रीज थी, ठीक है। तो टॉप कंट्रीज में रशिया भी आता था, लेकिन 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया वाले इलाके के ऊपर आक्रमण किया और इसे हड़प लिया, जिसकी वजह से G8 में से रशिया को बाहर निकाल दिया गया और ये बन गया G7। अब आपको समझ में आ गया। तो G20 अलग है, G8 अलग है, G7 अलग है। कहा था मैंने आपको चीजों को इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ समझते किस तरीके से हैं, ठीक है ना। समझना अलग बात होती है, पढ़ना अलग बात होती है। इसके अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बीच में अभी हम लोग ने जिक्र किया था SCO, है ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं रशिया का बता रहा था तो रशिया के ऑयल प्रोड्यूसिंग में भी बहुत आगे है, ठीक है। तो वो SCO का भी मेंबर है। तो SCO का मेंबर और कौन है? रशिया भी है और इंडिया भी है, चाइना भी है, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन मैंने आपको मेन चीजें बता दी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से बना हुआ है। किस वजह से? पॉलिटिकल, आपस में ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक ट्रेड करने के लिए, आपस में बात व्यवहार अच्छा रखने के लिए, एंड सिक्योरिटी, ताकि कोई हम पे हमला न कर सके, हम भी एक साथ हैं, ठीक है ना। फाउंड द शंघाई कोऑपरेशन, लीडर ऑफ चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ज्वाइन 2017 में। एंड पास्ट फ्यू इयर्स SCO has focus on, हाँ तो ये देखो इसके अंदर SCO is a political, economic and security organization which was founded in Shanghai by the leader। शंघाई का है, चाइना के अंदर है। तो चाइना आया था, इसमें रशिया आया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, एंड इंडिया। 2001 में इंडिया और पाकिस्तान को इसमें ज्वाइन, वही मैं भी ढूंढ रहा था इसमें इंडिया कहाँ गया, मैं तो पढ़ा हूँ। तो इधर था इंडिया और पाकिस्तान को इसमें क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया, ठीक है, 2016 के अंदर। तो 2001 में ये सारी कंट्रीज थी। 2001 में क्या थी? शंघाई के अंदर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2001 में पार्टी हुए। इंडिया पाकिस्तान को 2016 में रखा गया, ठीक है। पास्ट फ्यू ईयर शंघाई हैज फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस किया? इंपॉर्टेंट अवर ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर सिंस 1991 के बाद, ठीक है। मेजर चेंजेस हैज बीन टेकन प्लेस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, USSR का जो डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसके बाद से लोगों में क्या हो गया कि हाँ भाई हमें भी एक अपना ग्रुप बनाना चाहिए, तो इन्होंने शंघाई बना दिया, ठीक है। अब उसके अंदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गई है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर इंडिया और पाकिस्तान को बाद में नहीं किया गया, और उससे पहले चाइना, रशिया तो है ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपको जस्ट ये बताया गया था कि लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक दूसरे से दोस्ती बढ़ा ले रहे हैं और समय आते ही एक दूसरे को लात मार देंगे। ये सारे लोग जो एक से ऐसा ट्रेड बना रहे हैं ना, ये ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही इनके देश के ऊपर कोई आपदा आएगी, इनको अपना इंटरेस्ट अच्छा लगेगा, ये एक दूसरे को लात मार के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी देश को अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। तो आई होप, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा ये लेसन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड ये सारी चीजें आप आराम से बता सकते हो। बिम्स्टेक कंट्रीज हम लोगों ने देख लिया था, इंडिया था इसमें, और भी बहुत सारे थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी था, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, क्या आई होप कि आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से लिख सकते हो। देखिए मजा तो बहुत आ रहा है आपके साथ पढ़ने में और पढ़ाने में भी, ठीक है। आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो रोज 6 बजे इसी चैनल पे आर्ट्स विद सूरज सर, इस चैनल पे आके रोज अपने पढ़ाई कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ यहाँ पे एक सर हैं जो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सोच रहे हैं। एंड इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करो जिनको इनकी सख्त जरूरत है। महाराष्ट्र बोर्ड 12th आर्ट्स का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, और यहीं पे आपका लेसन खत्म होता है। दी एंड करते हैं इसी लेसन का। मिलते हैं आपसे अब अगले सब्जेक्ट में। अगले सब्जेक्ट का जो चैप्टर होगा वो होगा आपका सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर है, अगले चैप्टर के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।